7 अप्रैल 2018 की रात, वक्त करीब 9:30 बजे के आसपास का था। राकेश रोहेला नाम का एक इंसान पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। राकेश उत्तर प्रदेश के शामली टाउन के दयानंद नगर मोहल्ले में रहते थे। उन्हें रोज रात को अपने काम से वापस लौटकर रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता था। राकेश दिल्ली के शाहदरा स्थित भोलानाथ नगर के बाबू थे, जहां वे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन थे। अक्सर वे रोज इसी समय रात को अपने घर की तरफ जाया करते थे। लेकिन इस रात लगभग 10 बजे के अराउंड राकेश जैसे ही अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे, वहां अचानक कोई उनके सिर पर गोली मार देता है और मौके से भाग जाता है। राकेश के घर के पास की यह जो जगह थी, वहाँ एक ठीक-ठाक मार्केट थी और कुछ कन्फेक्शनरी की दुकानें भी थीं। वहाँ के दुकानदार गोली की आवाज़ सुनते ही तुरंत राकेश की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, वे देखते हैं कि राकेश बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। बिना वक्त गंवाए वहाँ पर शैलेंद्र नाम का एक इंसान, जिसकी वहाँ अपनी ही एक कन्फेक्शनरी की दुकान थी, बाकी कुछ दुकानदारों के साथ मिलकर राकेश को उठाता है और एक टेम्पो में डालकर हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि राकेश पर यह जो हमला हुआ था, यह किसी बाहरी इंसान ने किया था या फिर किसी ऐसे शख्स ने जिस पर कोई शक तक नहीं कर सकता था। यह एक बहुत ही डार्क इंसिडेंट है, तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। 7 अप्रैल को ही लगभग रात के 10:15 बजे के अराउंड मार्केट से ही कुछ लोग भागकर राकेश के घर की तरफ जाते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स को इस हादसे के बारे में इंटीमेट करते हैं। राकेश की फैमिली में उनके अलावा 4 और लोग रहते थे, जिसमें उनकी वाइफ, 2 बेटियां और एक बेटा शामिल था। वाइफ का नाम था कृष्णा रोहेला, एक बेटी का नाम वैष्णवी, दूसरी का नाम विशाली और लड़के का नाम विशाल था। इन तीनों बच्चों की उम्र लगभग 20 साल के आसपास की थी। जैसे ही परिवार को यह बात पता चलती है, सब के सब तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। इसी दौरान राकेश की वाइफ कृष्णा रोहेला अपने देवर मुकेश रोहेला को भी कॉल कर देती है। यह सब के सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि राकेश की रास्ते में ही जान जा चुकी थी। अब यहाँ पर पूरी फैमिली गहरे सदमे और दुख में थी। इसी बीच राकेश के भाई मुकेश कुछ स्थानीय दुकानदारों को लेकर शामली कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इस घटना की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। उस समय वहां जो पुलिस इंचार्ज अवेलेबल थे, वे थे अभिनेश गौतम। वह इस सारे मामले को अच्छे से सुनते हैं और तुरंत एसआई सत्यनारायण दहिया, कांस्टेबल प्रताप, महिला एसआई नीमा गौतम और बाकी स्टाफ के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें सारा मैटर बताया जाता है। इसके बाद ये सारे पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ के सिटी सीओ अशोक कुमार सिंह के साथ घटना वाली जगह यानी क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। लेकिन उस मोमेंट पर पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। इसके बाद पुलिस शैलेंद्र से पूछताछ करती है, वही शैलेंद्र जो राकेश को उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। पुलिस उससे पूछती है कि यह उन लोगों को पहचान सकता है जिन्होंने राकेश पर हमला किया या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी उसने देखा हो। लेकिन शैलेंद्र ने बताया कि जब तक वह वहां पहुंचा, तब तक वहां कोई भी नहीं था। इसके अलावा पुलिस फैमिली से भी पूछताछ करती है कि क्या उन्हें किसी पर डाउट है या कोई ऐसा इंसान जो राकेश के साथ ऐसा कर सकता हो। लेकिन फैमिली ने भी इस चीज़ से साफ मना कर दिया, क्योंकि राकेश का अपने एरिया में कोई दुश्मन ही नहीं था। पुलिस अभी इस मामले को सुन ही रही थी कि अचानक राकेश की फैमिली उन्हें एक ऐसी बात बताती है जो पुलिस को लगता है कि शायद काम की हो सकती है। असल में फैमिली पुलिस को बताती है कि राकेश अपने कलीग्स
के साथ मिलकर एक कमेटी डाला करता था। यानी वे सारे लोग मंथली कुछ पैसे इकट्ठे करते थे, जिसे ज़रूरत होती थी उसे दे देते थे, या फिर हर महीने किसी न किसी का नाम निकलता था और उसे वह रकम दे दी जाती थी। इस पूरी कमेटी को हैंडल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद राकेश ही था। अक्सर जब राकेश रात को इस समय वापस आया करता था, तो उनके बैग में बहुत सारा कैश होता था, जो उन्होंने उसी कमेटी का कलेक्ट किया होता था। फैमिली ने आशंका जताई कि जिस भी इंसान ने राकेश के साथ यह किया है, हो सकता है वह लूटपाट के इरादे से आया हो ताकि वह पैसे छीन सके। पुलिस को यह बात बहुत जस्टिफाइड लगी और उन्हें लगा कि मामला सच में यही हो सकता है। लेकिन शैलेंद्र ने उनके इस शक पर भी पानी फेर दिया। शैलेंद्र ने पुलिस को बताया कि जब यह इंसिडेंट हुआ, तो जैसे ही गोली की आवाज़ सुनी थी, वह और कुछ दुकानदार तुरंत भागकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने राकेश को गोली मारी थी, उन्होंने उसके बाद राकेश को टच तक नहीं किया था। इसके बाद जब पुलिस ने भी राकेश की बॉडी देखी, तो उसकी पॉकेट में पैसों से भरा हुआ वॉलेट वैसे ही मौजूद था। इसके अलावा जो गोल्ड रिंग राकेश ने पहनी हुई थी, वह भी उनकी फिंगर में थी। कलाई पर वॉच भी थी और वह बैग जिसमें अक्सर पैसे हुआ करते थे, वह भी राकेश के पास ही पड़ा था। अब पुलिस समझ गई कि मामला लूटपाट का तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अब रात बहुत हो चुकी थी और उस वक्त कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ ना आने पर राकेश की बॉडी को उसी रात ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। अब अगला दिन था 8 अप्रैल। जब तक बॉडी की ऑटोप्सी हो रही थी, उसी दिन पुलिस वाले इस इंसिडेंट को लेकर एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में यह डिस्कशन होता है कि यह मामला लूटपाट का इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि एक मोमेंट के लिए अगर यह सोच भी लिया जाए कि शायद राकेश को गोली लगते ही लोग वहां भागकर पहुंच गए थे और इसलिए लुटेरे कुछ लूट नहीं पाए, तो भी अगर किसी को लूटना ही होता तो वह पीछे के सुनसान एरिया में भी गोली मार सकता था, जहां कोई आता जाता नहीं था। लेकिन उन्होंने राकेश को बीच मार्केट में गोली मारी, वह भी उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर। मतलब साफ था कि जो भी लोग थे, वे राकेश को जान से मारना ही चाहते थे और यह मर्डर लूटपाट के लिए नहीं किया गया था। इसके बाद अगला पूरा दिन पुलिस के ऑफिशियल इसी इंसिडेंट वाली जगह पर बिताते हैं। वे राकेश की फैमिली, रिश्तेदारों, कलीग्स और मार्केट के दुकानदारों से पूछताछ करते हैं ताकि कम से कम एक सुराग हाथ लग सके, जिससे केस में आगे बढ़ा जा सके। लेकिन पुलिस अभी तक पूरी तरह क्लूलेस थी। फैमिली, दुकानदारों या किसी भी इंसान को कुछ नहीं पता था और किसी ने भी गोली चलाते हुए नहीं देखा था। खैर, दोपहर के अराउंड पुलिस ने ऑटोप्सी के बाद बॉडी फैमिली को हैंडओवर कर दी। ऑटोप्सी से यह क्लियर हो गया कि राकेश की मौत सिर में गोली लगने की वजह से ही हुई थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि गोली लगभग 1.5 फुट की दूरी से खड़े होकर मारी गई थी। यानी मारने वाले का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वह राकेश की जान लेना चाहता था। जब यह मामला सुलझ नहीं रहा था, तो सिटी सीओ अशोक कुमार सिंह ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पवार से इस मामले में हेल्प मांगी। धर्मेंद्र पवार भी जांच में शामिल हो गए। इस सारे इंसिडेंट को 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि यह सब किस वजह से हुआ है। अब पुलिस के पास आखिरी ऑप्शन बचा था सीसीटीवी कैमरों को चेक करना, लेकिन इससे पहले कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने आसपास के सारे चोर उचक्कों को पकड़कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि शायद इस मामले के तार कहीं न कहीं चोरी या डकैती से जुड़े हों। पुलिस ने उन सभी संदिग्धों की मर्डर के टाइम की लाइव लोकेशन भी चेक की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उनमें से किसी भी इंसान की लोकेशन इंसिडेंट के वक्त उस जगह की नहीं थी।
घूम फिर कर बात फिर से सीसीटीवी कैमरों पर ही आ गई। राकेश के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक, जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इस पूरे रास्ते के बीच लगभग 6 सीसीटीवी कैमरे थे। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उनमें से एक कैमरा काम नहीं कर रहा था। अब बच गए 5 सीसीटीवी कैमरे और पुलिस उनकी फुटेज निकालने में जुट गई। इसी सब के चलते इंसिडेंट के लगभग 5 दिन बाद यानी 12 अप्रैल को इंस्पेक्टर इंचार्ज अभिनेश गौतम का ट्रांसफ़र हो जाता है और उनकी जगह जितेंद्र सिंह कालरा चार्ज लेते हैं। जितेंद्र सिंह कालरा को यूपी पुलिस में सुपर कॉप के नाम से भी जाना जाता था। जैसे ही जितेंद्र सिंह कालरा ने ज्वाइन किया, उनके सामने सबसे पहले केस राकेश का ही था। उन्होंने राकेश के केस की पूरी तरह फाइल पढ़ी कि अब तक इस इंसिडेंट में क्या क्या हो चुका है और क्या देखना बाकी है। इसके बाद जे.एस. कालरा ने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र और फॉरेंसिक टीम को साथ लिया और कैमरे की अवेलेबल फुटेज को चेक करना शुरू किया। फुटेज देखते देखते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे निकल गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। खैर, उनका पेशेंस काम आया और लगभग 5 घंटे तक लगातार फुटेज देखने के बाद आखिरकार उन्हें इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुराग मिला। उन्होंने देखा कि जहां राकेश के साथ यह हादसा हुआ था, उससे लगभग 50 कदम पीछे ही एक इलेक्ट्रीशियन की शॉप थी और उसी शॉप के पास यह कैमरा लगा हुआ था। फुटेज में दिखा कि राकेश उस इलेक्ट्रीशियन की दुकान के अंदर कुछ सामान लेने गए थे, लेकिन इसी दौरान वहां कुछ मिस्टीरियस भी नजर आया। पुलिस ने देखा कि राकेश के आसपास 2 बाइक सवार थे, यानी एक बाइक पर 2 लड़के बैठे हुए थे जो देखने में काफ़ी यंग लग रहे थे। उनमें से जो पीछे बैठा लड़का था, उसके हाथ में कुछ था जो शायद वही हथियार था जिससे राकेश पर अटैक किया गया था। यह वही प्रूफ था जिसे पुलिस काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। यह फुटेज मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले वहां के दुकानदारों और उस इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर पूछताछ की। इलेक्ट्रीशियन ने बताया कि हाँ, राकेश उसकी दुकान पर प्रेस का एक स्विच लेने आए थे, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता और वह उन लड़कों को जानता भी नहीं है। इनफैक्ट फुटेज में उन दोनों लड़कों के चेहरे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, लेकिन इतने ज़रूर थे कि अगर कोई उन्हें पहले से जानता हो तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। इसके बाद पुलिस ने शैलेंद्र को बुलाया, वही शख्स जो राकेश को टेम्पो में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गया था। शैलेंद्र ने जैसे ही वह फुटेज देखी, वह तुरंत समझ गया कि ये दोनों लड़के कौन हैं। हालांकि वह फुटेज में उनका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने इंसिडेंट से थोड़ी ही देर पहले उन दोनों लड़कों को बाइक पर वहीं देखा था। उस दौरान वहां शैलेंद्र के साथ राकेश का बेटा विशाल भी मौजूद था। वे दोनों लड़के वहीं बाइक पर खड़े होकर शायद राकेश का ही वेट कर रहे थे। इसके बाद जब विशाल वहां से चला गया और शैलेंद्र अपनी दुकान के अंदर चला गया, तब यह इंसिडेंट हुआ। शैलेंद्र समझ गया कि ये वही 2 लड़के हैं। उसने पुलिस को बताया कि जो लड़का बाइक चला रहा था वह बहुत फ्रिक्वेंटली इस एरिया में आता था। उसने पहले भी कई बार उस लड़के को वहां घूमते और स्पेशली राकेश के घर की तरफ जाते देखा था। यहाँ से पुलिस को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इसके बाद पुलिस ने राकेश की फैमिली को फुटेज देखने के लिए बुलाया। जैसे ही फैमिली वहां पहुंची, उन्होंने फुटेज देखनी शुरू की, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि राकेश की दोनों बेटियों ने और उनकी वाइफ कृष्णा ने भी उन दोनों लड़कों को पहचानने से साफ मना कर दिया। यानी उनके मुताबिक वे उन्हें नहीं जानती थीं। लेकिन जैसे ही बारी बेटे विशाल की आई, उसने फुटेज देखते ही तुरंत पहचान लिया। विशाल ने बताया कि बाइक चलाने वाले को वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसका नाम समीर है और समीर कोई और नहीं बल्कि राकेश की बेटी काव्या का पुराना क्लासमेट था, जो अक्सर उनके घर आया जाया करता था।
यह सुनते ही पुलिस के डाउट अब फैमिली के ही अगेंस्ट बढ़ने लगे। पुलिस समझ गई कि अगर यह लड़का इतना फ्रिक्वेंटली राकेश के घर आता था और काव्या का इतना अच्छा फ्रेंड था तो काव्या और उसकी माँ ने उसे पहचानने से मना क्यों किया। हालांकि पुलिस के दिमाग में एक एक्सेप्शन यह भी था कि शायद फुटेज धुंधली होने की वजह से वे पहचान ना पाई हों, लेकिन दूसरी तरफ विशाल ने तो उन्हें सामने खड़े होकर देखा था जब वह शैलेंद्र की दुकान पर दूध लेने गया था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि इस पूरे इंसिडेंट का लेना देना इसी समीर नाम के लड़के से है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए राकेश की पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। जैसे ही कॉल रिकॉर्ड्स बाहर आए, एक बहुत भयंकर खुलासा हुआ। पुलिस ने देखा कि राकेश की जो बेटी वैष्णवी उर्फ काव्या थी, उसकी इस समीर नाम के लड़के से बहुत बार बात हुई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि यह बातचीत राकेश की मौत से 2 दिन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब उन्होंने देखा कि राकेश की मौत के बाद भी अगले 2 दिनों तक काव्या और समीर की बहुत फ्रिक्वेंटली बातचीत हुई थी। अब पुलिस पूरी तरह समझ चुकी थी कि समीर इस मर्डर में जरूर इन्वॉल्व है। पुलिस ने समीर का नंबर मिलते ही उसकी लाइव लोकेशन चेक की तो क्लियर हो गया कि जब राकेश का मर्डर हुआ था उस समय समीर की लोकेशन ठीक उसी जगह की थी जहां यह हादसा हुआ था। पुलिस अब बिल्कुल क्लियर थी और उन्होंने समीर को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस को पता चला कि समीर हाजीपुरा मोहल्ला नाला पटरी के पास का रहने वाला था। इसके अलावा समीर के पिता डॉक्टर ज़रीफ एक बीएमएस डॉक्टर थे। काफ़ी तलाश के बाद भी शुरुआती दिनों में समीर का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन घटना के 10 दिन बाद यानी 17 अप्रैल को एक कांस्टेबल पुलिस को टिप देता है कि समीर एक रेस्टोरेंट में मौजूद है। पुलिस यह इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत उस रेस्टोरेंट में रेड मारती है और वहां से समीर को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन वहां सबसे शॉकिंग बात यह थी कि समीर अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक कजिन शादाब था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके साथ राकेश की बेटी काव्या भी बैठी हुई थी, जिससे समीर की लगातार बातचीत हो रही थी। पुलिस इन तीनों को वहां से अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आती है। अभी तक पुलिस को सिर्फ समीर और काव्या पर ही डाउट था, लेकिन थाने लाकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो समीर ने अपना मुंह खोला और जो सच बताया उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। समीर ने बताया कि वह और काव्या एक दूसरे को पिछले 3 सालों से जानते थे, यानी जब वे क्लासमेट थे तब से। इसके बाद काव्या यहीं रहकर बीएससी कर रही थी, जबकि समीर के पिता ने उसे कोटा राजस्थान एमबीबीएस की कोचिंग के लिए भेज दिया था। इस वजह से दोनों में दूरी तो आ गई थी, लेकिन समीर लगभग हर हफ्ते चोरी छिपे काव्या से मिलने शामली आया करता था, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता था। वे दोनों कभी होटल में तो कभी काव्या के घर पर ही मिलते थे और इस दौरान वे काफ़ी क्लोज और इंटीमेट भी हुए थे। कई बार मोहल्ले के लोगों ने समीर को काव्या के घर से आते जाते देखा था और वे इस बारे में अक्सर राकेश को बताया करते थे। इनफैक्ट एक बार खुद राकेश ने समीर को अपने घर से निकलते हुए देख लिया था। तब राकेश ने समीर को बहुत आराम से और अच्छे से समझाया कि वह उनकी गैर मौजूदगी में इतनी फ्रिक्वेंटली उनके घर ना आया करे। लेकिन एक बार जब राकेश मार्केट से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने काव्या और समीर को एक ओयो होटल से निकलते हुए रंगे हाथों देख लिया। वे समझ गए कि ये दोनों कहाँ गए थे और क्या करके आ रहे हैं। इसके बाद राकेश ने समीर को मार्केट में ही अपने पास बुलाया और वहीं उसकी जमकर पिटाई कर दी। राकेश को लगा था कि इस पिटाई के बाद काव्या और समीर दोबारा नहीं मिलेंगे, लेकिन मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा और भयानक मोड़ ले चुका था।
आगे की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना था कि काव्या की मां कृष्णा से मिलने भी अक्सर कई लड़के और मर्द घर आया करते थे। राकेश का यह मानना था कि उसकी बीवी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है और इसी के चलते वह रोज अपनी वाइफ और बेटी काव्या को पीटता रहता था। इनफैक्ट राकेश शराब भी बहुत फ्रिक्वेंटली पीते थे और जब भी वे ड्रिंक करते तो अपनी वाइफ और बेटी को ताने देते और उनके साथ मारपीट करते थे। राकेश अपनी बेटी और वाइफ दोनों की तरफ से बहुत दुखी और परेशान थे, लेकिन उसकी वाइफ और बेटी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थीं। जब भी राकेश काम से वापस आते, कोई ना कोई ग्रामीण या दुकानदार उन्हें मिलकर यही शिकायत करता कि आज भी तेरे घर पर वह इंसान आया था या समीर आया था। राकेश इन रोज रोज की शिकायतों से बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने तंग आकर अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे तक इंस्टॉल करवा दिए। इन कैमरों में भी उन्होंने खुद कई बार कुछ मर्दों और लड़कों को अपने घर से जाते हुए देखा था। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था। एक बार राकेश ने कैमरे में समीर को अपने घर से बाहर जाते हुए देखा और उस समय घर पर काव्या मौजूद नहीं थी। घर पर सिर्फ काव्या की मां कृष्णा ही थी। राकेश यह देखकर बेहद गुस्से में आ गया। घर पहुंचते ही उसने एक पासा फेंका और वाइफ से झूठ ही कह दिया कि मुझे पता है तेरा अफेयर समीर के साथ भी है। और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही बैठ गया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कृष्णा का अफेयर खुद समीर के साथ भी था, यानी समीर का एक ऐसा इंसान था जो बेटी काव्या को भी डेट कर रहा था और उसकी मां कृष्णा के साथ भी इंटीमेट था। इसके अलावा एक बार राकेश के बेटे विशाल ने भी समीर को अपने घर से निकलते हुए देखा था, जब घर पर सिर्फ उसकी मॉम कृष्णा ही थी। जब विशाल ने अंदर जाकर पूछा तो उसकी मॉम ने उसे यह कहकर समझा दिया कि वह जानती ही है कि समीर काव्या का क्लासमेट है और वह यहाँ कुछ बुक्स लेने आया था। विशाल उस समय असली मैटर नहीं जानता था। यही सब कुछ राकेश की फैमिली में पिछले कई महीनों से चल रहा था। राकेश जब भी ड्रिंक करते तो गुस्से में आकर मारना पीटना और गालियां देना शुरू कर देते थे। इससे तंग आकर एक दिन राकेश की वाइफ कृष्णा ने गुस्से में ही कह दिया कि इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। इस बात को बेटी काव्या ने बहुत सीरियसली ले लिया। काव्या ने खुद ही प्लान करना शुरू कर दिया कि वह अपने पिता को किस तरह रास्ते से हटा सकती है। चूंकि वह खुद अकेले यह काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने प्लानिंग के तहत अपने बॉयफ्रेंड समीर को बुलाया और उसके साथ डिस्कशन किया कि अगर उन दोनों को शादी करनी है तो काव्या के डैड को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। समीर काव्या से इस हद तक प्यार करता था कि उसने अपनी आर्म पर काव्या के नाम का टैटू तक करवाया हुआ था। दूसरी तरफ माँ और समीर के इंटीमेट होने वाले मैटर को लेकर वे लोग इतने गंभीर भी नहीं थे। उनके लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं थी। जब काव्या ने मर्डर का प्लान समीर के सामने रखा तो समीर पहले इसके लिए बिल्कुल हामी नहीं भर रहा था। उसने काव्या से साफ कहा कि मैं यह बिल्कुल नहीं कर सकता, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन काव्या उसे कंटिन्यूसली इंसिस्ट किए जा रही थी। काव्या ने समीर को कई तरह के झांसे दिए। उसने कहा कि अगर वह उसके डैड को ख़त्म कर देता है तो उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा उसने लालच दिया कि उसके डैड की उसी सिटी में कुछ ज़मीन भी है जो वह समीर के नाम करवा देगी। उसने यह भी बताया कि उसके डैड रोज रात को एक बैग लेकर आते हैं जिसमें कमेटी के बहुत सारे पैसे होते हैं। राकेश को ख़त्म करने के बाद वह पैसों का थैला लेकर भाग सकता है और जितने पैसे होंगे समीर अपने पास रख सकता है। इतने सारे झांसे और लालच मिलने के बाद समीर काव्या की बातों में आ तो गया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अकेले इस काम को कैसे अंजाम देगा। इसके लिए
उसने अपनी कजिन शादाब को बुलाया। समीर ने पहले शादाब को इमोशनल किया कि वह बहुत दुखी है और काव्या से शादी करना चाहता है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा काम मिलकर करना होगा। भाई के दुख को देखकर शादाब तैयार हो गया। ऊपर से समीर ने शादाब को भी पैसों और जमीन का लालच दिया कि जो भी जमीन और बैग के पैसे मिलेंगे वे उसे आधा आधा बांट लेंगे। इस तरह शादाब भी समीर के साथ इस क्राइम में शामिल होने के लिए एग्री हो गया। इस पूरे इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए उन्होंने जो दिन चूज किया वह था 7 अप्रैल। इससे पहले काव्या ने यह सारा प्लान अपनी माँ कृष्णा से भी शेयर किया था कि वह समीर की हेल्प से अपने डैड को इस दुनिया से ख़त्म करने वाली है, और इस मैटर में कृष्णा भी उनके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व थी। कुछ खबरों के मुताबिक उनकी दूसरी बेटी विशाली को भी इस सब के बारे में पता था, लेकिन वह भी एकदम चुप रही क्योंकि राकेश नशे में अक्सर उसके साथ भी मारपीट किया करता था। फाइनली 7 अप्रैल का दिन आता है। यूजुअली काव्या की अपनी डैड से फ़ोन पर बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस दिन उसने राकेश को 3 बार कॉल किया ताकि वह लगातार खबर ले सके कि उसकी डैड कब और कहां से गुजर रहे हैं और किस टाइम वापस आएंगे। दूसरी तरफ समीर अपने कजिन शादाब के साथ रेलवे स्टेशन पर ही बाइक लेकर राकेश का वेट कर रहा था। जब काव्या ने 2 बार कॉल किया तो उसे लगा कि कहीं उसके डैड को शक ना हो जाए, इसलिए जब उसने रात को लगभग 9 बजे के अराउंड तीसरी बार कॉल की तो उसने एक बहाना बनाया कि घर की प्रेस खराब हो गई है और उसका स्विच बाजार से लेते आना। इसी बहाने राकेश रास्ते में उस इलेक्ट्रीशियन की शॉप पर रुक सके। इससे राकेश का कोई शक भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ काव्या को उनकी सटीक लोकेशन पता चल गई। जैसे ही काव्या ने समीर को इन्फॉर्म किया, समीर और शादाब ने रेलवे स्टेशन से ही बाइक से राकेश का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने कई बार राकेश को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई इंसान तो कभी कोई गाड़ी वहां से गुजर जाती थी, जिससे उन्हें मौका नहीं मिल पाया। पीछा करते करते राकेश जब अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे तो समीर को लगा कि यह उनके पास लास्ट मौका है। अगर अब फेल हो गए तो काव्या उसे कभी नहीं मिलेगी। उसने तुरंत शादाब को बोला कि जाकर राकेश को गोली मार दे। शादाब फटाफट बाइक से उतरा और उसने राकेश के सिर में गोली मार दी, लेकिन चूंकि गोली चलते ही मार्केट के दुकानदार तुरंत उस तरफ भागने लगे थे, इसलिए हड़बड़ाहट में उन्हें राकेश के पास से पैसों का वह बैग छीनने तक का टाइम नहीं मिला। वे गोली मारते ही तुरंत वहां से भाग निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर यह भी नहीं देखा कि गोली कहाँ लगी है और राकेश जिंदा है या मर चुका है। इस इंसिडेंट को अंजाम देकर भागने के तुरंत बाद समीर ने काव्या को कॉल की और बताया कि जो काम उसने सौंपा था वह कंप्लीट हो चुका है। तफ्तीश के बाद पुलिस ने राकेश के बेटे विशाल को छोड़कर उनकी वाइफ कृष्णा, दोनों बेटियों समीर और उसके कजिन शादाब को अरेस्ट कर लिया। हालांकि इस मामले का ट्रायल अभी भी कोर्ट में चल रहा है और देखना यह होगा कि आने वाले समय में किस आरोपी को क्या सजा मिलती है। धन्यवाद।